शो। हम गुज़िश्ता कई रोज़ से ये जिक्र कर रहे थे कि कैबिनेट में रीशफल की जो खबरें हैं वो खुद पीटीआई के अंदर से आ रही हैं, सो उसमें कोई ना कोई तो सच्चाई ज़रूर होगी। साथ ही साथ ये भी नजर आ था कि गवर्नमेंट खास तौर पे मईशत के महाज पर मुसलसल स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। ना सिर्फ अपोजिशन उन पर बार बार तनकीद कर रही थी, लेकिन खुद जो अंदरूनी खबरें आ रही थी उससे ये पता चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, मईशत के मामलात पर रातों की नींदें उड़ी हुई हैं अपनी टीम की कारकर्दगी के ऊपर। उसका नतीजा आज हमें नजर आया। कंफर्म्ड खबर अब यह है कि काफ़ी सारे लोगों के कलमदान तब्दील होने जा रहे हैं। सबसे पहले असद उमर साहब ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारे प्रोग्राम में 2 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि कहीं जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म काफ़ी रद्द-ओ-बदल के नतीजे में चाहते हैं कि मैं वज़ारत ख़जाना की जगह पेट्रोलियम का कलमदान संभाल लूँ, लेकिन मैंने उनकी मर्जी से फैसला किया है कि मैं काबीना में कोई भी ओहदा नहीं लूँगा। मुझे यकीन है कि इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है और इंशाल्लाह नया पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। असद उमर साहब को भी बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा। अब भी जो इतलात हैं, क्योंकि मुशावरत जारी है, ये कहा जा रहा है कि शायद उनको बनाया जाएगा कि वो कोई ना कोई कलमदान ज़रूर ले लें। साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा कि जो कोर मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर की टीम के, उनका जाना साबित क्या कर रहा है। एक तो ये नज़र आ रहा है कि सबसे अहम इशू इकॉनमी था। आज से नहीं, कई सालों से अपोजिशन के खिलाफ जो महाज बना रहे थे उसमें इकॉनमी के ऊपर बार बार तनकीद कर रहे थे। वो जो तनकीद थी उसका जो बेस था वो असद उमर साहब की एडवाइस थी या असद उमर साहब की स्टेटमेंट्स थी। सो असद उमर साहब के ऊपर इतना इन्हिसार था प्राइम मिनिस्टर का भी और पीटीआई का भी, पावर में आने से पहले भी। 7-8 महीने के अंदर अगर आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि असद उमर साहब की पॉलिसीज ठीक नहीं है या असद उमर साहब सही मशवरा नहीं दे रहे, तो इट लुक्स अ बिट टू लेट, क्योंकि आप बड़े अरसे तक ये कहते रहे हैं कि असद उमर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और ये आप इसको सेल करते रहे हैं पब्लिक को। सो अ एक बड़ा बिग मोमेंट ऑफ वरी फॉर द गवर्नमेंट राइट नाउ। साथ ही साथ जो हमें बता रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हमारे प्रोग्राम में आना था मगर वो नहीं आ सके हैं अभी तक, वो कह रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर के पास हैं वो और वहाँ पे मुशावरत चल रही है। यही बातें हो रही हैं कि आगे क्या होगा। सो आई वेलकम माय गेस्ट्स, बोथ ऑफ देम आर स्माइलिंग बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हियर। थैंक यू मुसहर साहब एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आई विल स्टार्ट विद यू, क्योंकि पीएमएलएन की लास्ट गवर्नमेंट थी और पीएमएलएन ही कहती है डॉक्टर साहब कि आज का जो डिसीजन है वो ठीक है। जी, मैं तो आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आप बहुत चैरिटेबल हो रही हैं इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि ये इमरान खान साहब कहते थे कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, ये तो उनका फैसला था। असद उमर तो उसको इम्प्लीमेंट करने चले हुए थे, गलत फैसला था, उसके गलत नताइज निकलने थे। तो ये जितनी बातें आपके सामने आ रही हैं, ये इमरान खान साहब आवाज़ बुलंद यहाँ पे कंटेनर में खड़े होकर कहते थे कि हम मर जाएंगे, किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इमरान खान साहब के विजन में नहीं थी वो असद उमर साहब ने नहीं की। असद उमर साहब ने वही चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की हैं जो जिनका जिक्र इमरान खान साहब करते रहे थे। तो एक तरह से you think it's because of IMF जो आज का डिसीजन नहीं देखिए ना, जो बातें भी इमरान खान साहब ने कही थी, इक्तिसादी पॉलिसी के खदोखाल अगर आते ही आप एक बड़ी रीजनड अप्रोच लेते और IMF के साथ निगोशिएट करते, जो बैनुल अक़वामी मुमालिक हैं उनसे जो पैसे वैसे मिलने थे उनको भी अपने उसमें लेकर आते, अपने एनालिसिस में। ये जो कहा कि 3 हफ्ते में खुशखबरी मिलने वाली है और पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा, और फैसल वाउडा साहब ने कहा कि यहां पे नौकरियों के अंबार लग जाएंगे। 2 नौकरियां तो निकल आई आज, एक वजीर खजाना की और एक वजीर तवानाई की। उनके अभी तक तो यही है कि वो वही रहेंगे, पेट्रोलियम की निकल आई है और काफी सारे कलमदान। मैं लोगों को नवीद देता हूं कि वाउडा साहब की बातें सही साबित होना शुरू हो गई हैं। 1 बिलियन या 1 मिलियन नौकरियों में से 2 तो आज निकल आई हैं और बाकी भी निकलती रहेंगी। लेकिन जो बड़ी बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप जरा क्रिटिकल व्यू लें इमरान खान का। आप जरा वो तमाम बातें निकालें जो इमरान खान साहब कहते रहे और देखें कि उन पर मिनोइन किया है काम असद उमर साहब ने या नहीं। So you think गलत निकाला? और बहुत नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि असद उमर साहब का जो काम था उन्होंने नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि असद उमर साहब ने जो इमरान खान साहब का विजन था उसको इंप्लीमेंट किया। उल्टा विजन था,
उसकी इम्प्लीमेंटेशन के उल्टे नतीजे निकले और बोझ लोगों पे पड़ा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्होंने उठा के असद उमर को ट्रक के नीचे फेंक दिया और ये कहा कि भाई ये एक मेरे से सिलेक्शन गलत हुई थी। अगर ये भी मान लें तो वजीर आजम का काम क्या है इसके अलावा कि वो लोगों को सिलेक्ट करके लगाए, जो आपने बात की है कि दिस इज द अनरेवलिंग, राइट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। और 3 दिन पहले तक आप ये देखें हमारे दोस्त आज आए नहीं, उनसे बड़ी मोहब्बत का रिश्ता। मैंने आज उनसे पूछा था कि उनका कलमदान तो देखिए नहीं, मैंने उनसे पूछना था कि आपने परसों बैठ के लोगों को कहा, हाथ उठा के कसम खा के कि सब झूठ है, असद उमर साहब जो हैं वही रहेंगे वजीर खजाना। अब हम किस बात की, अगर हुकूमत का जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है अगर वो ये कहते हैं कैमरे पे आके, तो अब हम हुकूमत की कौन सी बात माने? ना हम प्राइम मिनिस्टर की बात मान सकते हैं, ना हम वजीर इत्तलात की बात मान सकते हैं, ना हम जो वजीर और बाकी वजीरों के ऊपर क्या जाएगा तासुर, वो क्या सोचेंगे कि क्या होने जा रहा है। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसकी कुछ पार्ट्स देखते हैं, देन आई विल कम टू यू फॉर अ कमेंट। लेट्स वॉच आज क्या कहा रिजाइन करने के बाद असद उमर साहब ने। में से बहुत लोगों के फोन कॉल्स आए, बड़े लोगों ने मुझे बताया जी ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कहता यार मैं 14 घंटे काम कर रहा हूं, मैं इसलिए इधर आया था कि अगर मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूं पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए उमूमी तौर पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता, मैं इसलिए आया था। मैं तो कोई साजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया था, अगर कोई कर रहा है तो जरूर करे। तो सच्ची बात है, मैं आपसे कोई बात छुपा के नहीं कह रहा, सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता कि कोई साजिश हुई है कि नहीं हुई है। मेरा जो कप्तान है उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इस रोल के अंदर देखना चाहता हूं, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, मैंने उनसे इजाजत ले ली है, सपोर्ट हम इंशाल्लाह करते रहें। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपने तो ट्वीट भी किया आज के एक विकेट गिर गई है, आप लोगों को भी चेंज करने पड़े थे फाइनेंस मिनिस्टर, इफ यू रिमेंबर अपने टेन्योर में। सो कैन वी सी कि शायद रिफॉर्म करने चले हैं प्राइम मिनिस्टर? देखिए ये रिफॉर्म नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है ऑफ इनकॉम्पिटेंस। रिफॉर्म तो तब होती कि जब हम पिछले 8 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर देखते कि FBR के अंदर तब्दीलियां आ गई हैं। रिफॉर्म तो तब होती जब हम देखते कि 450 अरब रुपए का जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्टोरिक शॉर्टफॉल है वो ना होता। रिफॉर्म तो हम तब देखते जब आपकी टैक्स बेस बढ़ रही होती। रिफॉर्म तो हम तब देखते जब आम आदमी को, एक मुतवसत तबके के आदमी को कोई इन इक़दाम की वजह से रिलीफ मिलता। रिफॉर्म तो पिछले 9 महीने में कुछ नहीं हुआ। और उल्टा ये तो अब इनकॉम्पिटेंस गवर्नमेंट की, उसने पूरे मुल्क को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ये सारे इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत आने वाले 5 सालों तक सिर्फ 2.5% ग्रो करेगी। राइट, महंगाई 15% तक जाएगी और मईशत आपकी 2.5% तक ग्रो करेगी। तो ये तो एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में स्टैग्नेशन कहते हैं, कि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेट कर गई इस हुकूमत के आते ही। और अभी तो ये पहली विकेट इसलिए हमने कहा कि हमें इस चीज का मुकम्मल अंदाजा है, उड़ती उड़ती खबरें भी हमारे तक पहुंची, कुछ चैनल्स ने तो उनको बड़ा हाईलाइट करके नशर भी किया 1-2 दिन पहले, कि 5 वज़रा जो है वो अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से निकाले जाएंगे। 5 का तो ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं, कुछ का कह रहे हैं, और ये 5 सारी की सारी फरिया अहम वजारतें जिनका ताल्लुक अवाम बराह रास्त अवाम के साथ है। अब जो गैस के बिल आए इस पिछले 6 महीने में लोगों को, और उससे जो एक मुतवसत और गरीब तबके की जो कमर टूट के रह गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत की थी। और मैं यहाँ पर हाँ और भी जाएंगे। ये तो अभी पहली विकेट गिरी है, बाकी विकेटें अभी गिरना बाकी है, वो भी 2 दिन में गिरेंगी। और मुझे तो ये लगता है कि हुकूमत मुकम्मल करने से पहले ही ये घर भी जरूर चले जाएंगे। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब ने की उसमें बहुत वजन है कि देखिए, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वुज़रा की थी और मेरी नहीं। आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये आज की 21st सेंचुरी के अंदर आप ये बात नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर कि उसको किसी चीज का पता नहीं है और सारा इन्हिसार वो टीम के ऊपर कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी एन ऑलराउंडर। राइट, प्राइम मिनिस्टर को खारजा पॉलिसी भी चलानी है, प्राइम मिनिस्टर को मईशत भी चलानी है, प्राइम मिनिस्टर को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखना है। ये तमाम क्वालिटीज प्राइम मिनिस्टर के अंदर होनी चाहिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अंदर। और माजरत के साथ खान साहब के अंदर ये क्वालिटीज नहीं है। अब टीम के ऊपर तो आ रहा है और टीम की इनकॉम्पिटेंस थी भी, लेकिन विजन तो प्राइम मिनिस्टर ने देना था, टीम लीडर ने देना था। और ये इमरान खान के विजन की फेलियर है कि जो आज सारा मलबा डाला जा रहा है इन वुज़रा के ऊपर। जो नए नाम है, आप इजाजत दें अगर आपकी इजाजत, देखिए आप किस किस को हटाएंगे? अभी जब बिजली के बिल आएंगे रमजान शरीफ के अंदर, तो किसको हटाएंगे बताएं मुझे? असद उमर ने बिजली के बिल लेकर आने हैं। ये जो गैस के बिल आए हैं लोगों को 40-40, 50-50 हजार के बिल आए हैं यहाँ के इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों को, आप मुझे बताएं। 3.2 मिलियन कस्टमर्स पूरी पेशावर से लेकर
जो पूरी सुई नदन की जो पूरी की पूरी कस्टमर बेस है उसको इस तरह के बिल आए जो और 32 लाख और मनी ओवर बिलिंग। तो आप मुझे बताएं कि किस वजीर को हटाएंगे? ये जो आपने डैम बनाने थे जिसके लिए 1000 अरब करोड़ रुपए आने थे और शावर होनी थी और बाहर के लोगों ने अपनी चूड़ियां उतार उतार के देनी थी और डैम सोने से भर देना था, वो किधर है पैसे भाई? राइट। तो ये पानी का वजीर को हटाएंगे, आप इंटीरियर के वजीर को हटाएंगे कि अभी हजारा जो हैं उनका वो बेचारों की लाशें पड़ी रहीं, ना टीवी पे कोई कवरेज, इंफॉर्मेशन वजीर को हटाएंगे कि टीवी पे कवरेज नहीं हुई, हजारे के जो मरे हुए लोग थे, किसी मीडिया को कवर करने की इजाजत नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर ने एक बैनुल अक़वामी जरीदे को इंटरव्यू दिया, पूरे पाकिस्तान से वो जरीदा हटा दिया गया। तो आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को हटाएंगे, आप बिजली के वजीर को हटाएंगे, गैस के वजीर को हटाएंगे, खजाने के वजीर को हटाएंगे, इंटीरियर के वजीर को हटाएंगे, पानी के वजीर को हटाएंगे, इंफॉर्मेशन के किस किस को हटाएंगे? आप कारकर्दगी देखें। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं या किसी भी दोस्त से, अपने खोकर साहब से पूछता हूं, किस वजीर को रखेंगे आप? आप ये छोड़ें कि हटाएंगे? वजह क्या है? मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि कोई भी हरकत नहीं की असद उमर साहब ने जिसका अंदिया प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया था कंटेनर पे खड़े होके। ये प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी थी जो गलत पॉलिसी थी, उनका विजन गलत था, जिसके नतीजे में आज ये दिन हमें देखना पड़ा। राइट। एंड एज यू सेड, मामला अभी रुका नहीं है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन अभी तक जो अनसर्टेनिटी है वो वहीं पे मौजूद है। कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, ये बात पहले से तय हो जानी चाहिए थी अगर आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। इतलात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिस्कस हो रहा है कि कौन किसकी जगह आएगा। सो एट द सेम टाइम अगर आपने ये खबर दे दी है तो उसका असर हर तरफ पड़ेगा। सो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। 2 दिन पहले जब हमने असद उमर साहब से पूछा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि वो चले जाएं तो वो क्या कहेंगे, लेट्स वॉच दैट। बट लेट्स से, एंड आई एम अगेन सेइंग कि खुदा न खास्ता आपको प्राइम मिनिस्टर कह दें कि आप कोई और मिनिस्ट्री ले लें, लेट्स से, तो आप क्या कहेंगे उनको? फरिया, बड़ी मेरी फर्स्ट क्लास बेहतरीन जिंदगी गुजरी थी, मुझे कोई शौक नहीं था कुछ सियासत में आने का, कोई मिनिस्टर बनने का। वजीर आजम जो हैं वो बार बार मुझे कहते थे कि पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है। हमने कहा जी ठीक है, अगर कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए तो आ जाएंगे, अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं तो करते रहेंगे, अगर पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है काम करने में या कोई और बेहतर काम कर सकते तो कोई और कर लेगा। इसमें हम कोई करियर पॉलिटिशियन तो है नहीं, हम कोई करियर पॉलिटिशियन तो है नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे एक और मिनिस्ट्री ऑफर हुई थी जिसको मैंने मना कर दिया। रमेश कुमार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असद उमर साहब की जाने की खबर और इसके अलावा और किस किस के जाने की खबरें हैं? फरिया, शुक्रिया। पहली चीज तो ये कि मैं आपको करेक्ट करूं कि असद उमर साहब को फारिग नहीं किया गया है। असद उमर साहब खुद विलिंगली जो ये एमनेस्टी स्कीम, क्योंकि 4 दिन पहले जब असद उमर साहब आए थे फाइनेंस कमेटी में, हमारी 1 घंटा इंटरेक्शन हुई और सारे चैम्बर्स भी उस वक्त मौजूद थे, पाकिस्तान के FPCCI, लाहौर, गुजरांवाला ये हो, और सारे चैम्बर, और हमारा ओपन डिस्कशन हुआ, एमनेस्टी के हवाले से भी हुआ और पॉलिसीज के हवाले से हुआ। मैं समझता हूं कि असद उमर जो इस वक्त बातें कर रहे हैं वो ही इसहाक डार साहब की माजी में बातें होती थी, और मगर इसहाक डार को भी इसी तरीके से इंटरनली पार्टी से बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था कि आप सिर्फ यही पाकिस्तान पॉपुलर की बात करे हो, आप पब्लिक पॉपुलर की नहीं बात करे हो। रमेश कुमार साहब, आप इसहाक डार साहब से मिला रहे हैं असद उमर साहब को? असद उमर साहब से मैं तो ये पूछे कि ये वजीर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये पूछे आप। ओके, कैबिनेट रिशफल में आप वजीर बन रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूँ। वजीर अपने तौर पे जिसके जो नसीब में होगा, जिसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम तो आप देखिए रमेश भाई, आप माइनॉरिटी से आपका ताल्लुक है, इतनी आपने पाकिस्तान इंडिया कशीदगी को कम कराने में आपने अपना किरदार अदा किया, तो आपको तो जरूर कंसिडर करना चाहिए। मेरा ये है कि मैं माइनॉरिटी से हूँ, तो इस तरह से माइनॉरिटी हमेशा पीछे रहती है और इस वजह से इसको आप छोड़ दें। मगर मैं आता हूँ इस मेरिट के ऊपर, तो बात सिंपल में ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो भी आता है उसको पाकिस्तान की जो इकोनॉमी एक्चुअल है उसको देखना पड़ता है। और मैं असद उमर जो भी बातें करता था फाइनेंस कमेटी में या उसमें, यही बातें उसकी कैबिनेट में। लेकिन रमेश कुमार साहब देखिए, लेट्स कीप इट स्ट्रेट, ये तो नहीं आप फारिग किया, कवर्ड तो मैंने यूज भी नहीं किया, लेकिन चले वो खुद से चले गए अपनी मर्जी से, बट ये मैसेज तो गया है कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर को आपने इसलिए घर भेजा है क्योंकि आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं थी, आपसे मईशत नहीं समझ सकी, ये मैसेज तो गया है, यू कांट डिनाई दैट।
मैं अभी फिर दोबारा आपको कह रहा हूं, असद उमर को ये नहीं कि आप नहीं संभाल, असद उमर से जो एक क्वेश्चन हुआ है, जिस क्वेश्चन के अंदर थोड़े से जज्बाती है, एग्रेसिव बंदे हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि मेरी पॉलिसी गलत है, मैं आप तो कुछ और करें, आप कह रहे लड़ाई हो गई उनकी प्राइम मिनिस्टर से? नहीं, प्राइम मिनिस्टर से नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने उसको बिल्कुल, किससे हुई लड़ाई तो खबर दे रहे हैं आप? नहीं, खबर की बात नहीं है। मिनिस्टर्स या जो इकोनॉमी को नहीं समझते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की बात करते हैं, उन्होंने कुछ जरूर ऐसी बात की है। किसने, कौन, नाम लें? किसने निकलवाया? नाम को छोड़े, जिसकी वजह से एमनेस्टी स्कीम 2 दिन डिले भी हुई, और मैं समझता हूं जो IMF के साथ भी जो डील हो रही है, वो भी जो डिस्कशन हुई है, मुझे लग रहा है साजिश के तहत इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से हमारी ऑडियो भी खराब की गई है। रमेश कुमार साहब हमारे साथ ही रहेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रमेश कुमार साहब तो कोई और ही बात कर रहे हैं, लेकिन खबरें पहले से लीक हो रही थी, आपने भी सुनी होंगी। अब आपके ख्याल से रिप्लेसमेंट कौन होगी? देखिए, खुदा जाने, वो एक हमें तो ये खबर मिली है कि एक दोहरी शहरियत के हामिल सिटी बैंक के ट्रेजरी के हेड हैं, जिनको आज इंटरव्यू किया गया है, और उन्होंने ये अंदिया दिया है कि शायद मैं अपनी घर वालों से पूछ के ये दोहरी शहरियत ख़त्म कर दूंगा, तो उन्हें लाया जाएगा एडवाइज़र के तौर पे, और हो सकता है उस दरमियान में इशरत साहब को या किसी और शख्स को एडवाइज़र टू वो रखा जाए। एडवाइज़र के लिए दोहरी शहरियत छोड़ना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी, वजीर बनने के लिए जनाबे वाला बिल्कुल ज़रूरी है। वो SAPM के लिए हमारे दौर में और था हिसाब किताब, लेकिन PTI के दौर में यह साबित हुआ कि SAPM बनने के लिए दोहरी शहरियत का मसला नहीं है। अब हो सकता है कोई नया कानून आ जाए जिसमें यह कहा जाए कि एडवाइज़र, और फिर उसके बाद ये आ जाए कि MNA, सेनेटर और वजीर बनने के लिए भी जरूरत नहीं, अगर आप PTI के हों, अगर आप PTI के हों। लेकिन अगर आप PTI के नहीं हैं, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होंगे इस दफा, तो अगर PTI के आप नहीं हैं, तो फिर आपको दोहरी शहरियत छोड़नी होगी। तो सुनने में ही आया कि वो साहब, जो मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो भला सा नाम है और बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, मगर वो दोहरी शहरियत रखते हैं और सिटी बैंक चलाते हैं, क्योंकि पहले भी एक सिटी बैंक के वो आए थे हेड पर्सनल, उसके शौकत अजीज साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में चलाई थी यहाँ की मईशत। तो क्योंकि तकरीबन काबीना परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की है, तो सोचा कि उसी तरह दोबारा से लेकर आते हैं सिटी बैंक से ही, तो शायद सेकंड टाइम इज अगेन अ चार्म, बिकॉज द फर्स्ट टाइम वाज अ चार्म। आई थिंक ही रन अ गुड इकोनॉमी। लेकिन जो असल आपको बातें जो समझ आ रही हैं ना, ये जो अभी मेरे भाई भी जो जिक्र कर रहे थे, बात ये कि असद उमर कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे वजीर आजम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ये वजारत छोड़ दें, ठीक, और मैं चाहता हूं आप तवानाई की ले लें। मैंने उनको इनकार किया, मैं जा रहा हूं। वो कहते हैं नहीं, झगड़ा हुआ है वहां पर, यानी कोई तो एक बंदा सही बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप ये देखें, इसको तनाजुर में देखें। आज तक आपको नहीं पता, वो कह रहे हैं जज्बाती बंदे इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। नहीं छोड़, अब उन्होंने खुद ट्वीट किया कि मुझे वजीर आजम ने कहा आप हट जाएं, आप दूसरी तो फिर लगता है वो झूठ बोल रहे हैं। और फिर आप बाकी जब चीजें देखें, आपको याद होगा एक 35 पंक्चर था, वो भी झूठ निकला। आपको याद होगा उर्दू बाजार का जिक्र होता रहा, वो भी झूठ निकला। आपको याद होगा ब्रिगेडियर की एक सीक्रेट टेप थी जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था, वो भी झूठ निकला। अब तक हमें ये नहीं पता कि हम IMF के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब तक हमें ये नहीं पता कि एमनेस्टी आ रही है या नहीं आ रही है। अब तक हमें ये नहीं पता कि एमनेस्टी में क्या ये फोर्स कर रहे हैं लोगों को कि वो औने पौने दाम अपनी प्रॉपर्टीज बेचें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है वो 40% कम हो चुकी है। हमें नहीं पता चला, खबरें आती हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर आपने एमनेस्टी में आना है तो औने पौने में बेच के लॉस लेके यहां पर पैसे ले आए। राइट, हमें ये नहीं पता कि एमनेस्टी के अंदर ये 5% टैक्स कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी दफा तो चोरों के लिए एमनेस्टी आई थी, इस दफा किसके लिए एमनेस्टी आ रही है। ठीक है, तो जब किसी बात का पता ही नहीं तो एक दिन में फिर 600-700 पॉइंट तो गिरेगी। आपकी दफा चोरों के लिए आई थी, अब किसके लिए आई? ये सवाल मैंने पूछा था असद उमर साहब से भी बाय द वे। लेकिन रमेश कुमार साहब, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ही झगड़े में चली गई है वजारत, तो दिस लुक्स लाइक नॉट अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट। देखिए, झगड़े की बात नहीं है, बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक अभी थिंक टैंक से चलनी चाहिए। और माजी में भी मैं कहता था, अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, वो बहुत क्रिटिकल नहीं बात आ रही है। डॉक्टर रमेश, आपके पास खबरें होती हैं, हमें सही खबर दें प्लीज। आपके पास होती है, आई नो दैट। सो आप प्लीज मुझे सही खबर बताएं कि क्या, कौन आएगा उनकी जगह, असद उमर साहब की जगह। मैं मुसद्दिक की भी आंख खोलना चाहता हूं कि माजी में भी जिसकी शौकत तरीन की ये बात करते हैं
यही शौकत अजीज भाई अपनी भूलते भाषा- हैं, शौकत अजीज साहब मेरे दोस्त हैं, शौकत अजीज साहब सिटी बैंक में होते थे पर्सनल बैंकिंग के हेड, और उसके बाद पहले वजीर खजाना बने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर वजीर आजम बने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। ये माजी में अगर 5 साल आप भी उधर थे, मैं भी उधर था, तब भी यही थिंक टैंक होती थी जो इशफाक डार साहब, मियां साहब बैठते थे, आपस में डिस्कशन होती थी। मैं समझता हूं आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को इस थिंक टैंक के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात आई तब भी हमने ये बात की कि अफगानिस्तान के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो उन थिंक टैंक के साथ हमें जाना चाहिए। ठीक, सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ थिंक टैंक, कोई फाइनल नेम नहीं है ये। हमने खबरें सुनी थी कि एक काउंसिल शायद बना दी जाएगी, उसमें डिफरेंट नेम्स आएंगे। आई थिंक उसका शायद जिक्र करें डॉक्टर साहब, लेकिन इस वक्त कौन हो सकता है सुटेबल? और इज इट अलार्मिंग? डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, मुस्तफा साहब से सवाल। पता है क्या हो रहा है? आपको पता है क्या हो रहा है? चलिए, दैट्स वेरी हार्डनिंग टू नो। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है कि अगर पता नहीं है कि कौन रिप्लेस कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप जाएं? देखें, सारी चीजों को आप एक साइड पे रखें फरिया। इस वक्त मुल्क जो है वो एक बड़े क्रिटिकल टाइम से गुजरा है। ठीक, 1 महीने के अंदर बजट पेश होना है। राइट, आपका फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त मुल्क में नहीं है, जो था पिछले 9 महीने वो फारिग किया जा चुका ठीक है। जो नया वजीर आएगा वो किस तरह बजट प्रिपेयर करेगा, उसके पास तो टाइम नहीं है। राइट, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, IMF के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं, जो शख्स आपकी टीम को लीड कर रहा था वो फारिग हो गया। IMF के उसका क्या बनेगा पैकेज का। तीसरी चीज, FATF। यस, FATF एक बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर आपने ऐन मौके पे 15 मई को उन्होंने गालिबन फैसला करना है। राइट, और 15 मई से पहले यानी कि अब 2-3 हफ्ते रहते हैं और आपने अपना फाइनेंस मिनिस्टर फारिग कर दिया। चौथी चीज, पंजाब के अंदर सेक्रेटरी फाइनेंस आज से 1 हफ्ता पहले 3 साल की छुट्टी पे चले गए। ठीक है। वहां पर भी बजट पेश होना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये सूबा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही बहुत अच्छा, सवाल और चीफ मिनिस्टर जो है वहां पर पे यहाँ उनकी जो चीफ मिनिस्टर की जो कारकर्दगी है वो तो चले अपनी जगह पर, लेकिन जो सेक्रेटरी फाइनेंस जिसने तमाम सूबे का बजट प्रिपेयर करना था वो 3 साल की छुट्टी पे चले गए। राइट, वहां पर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी एक हड़ताल के ऊपर है। एब्सोल्युटली। तो यानी कि कोई इस वक्त हुकूमत को इस चीज का एहसास नहीं है कि 22 करोड़ लोगों की जिंदगी है, चलिए, उनका याद आ गया मुस्तकबिल है, डॉक्टर महेश को, और उसको किस तरीके से इतना नॉन सीरियस तरीके से आप चला रहे हैं। राइट जी। डॉक्टर रमेश, अगर आप ये सिंध पे ना जाए सर, क्योंकि मैं माजी में भी कहती हूँ कि एक गलती का जवाब दूसरी गलती से मत दिया करें। अभी आप अपना बताएं कौन होंगे? मैं हमेशा समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो क्रिटिसिज्म होता है उसको वेलकम करना चाहिए, और हम वेलकम कर रहे हैं। अगर कुछ हमारे वज़रा उसके ऊपर वो एग्रेसिव हो जाते हैं जो गलत है। कौन से वज़रा आपके एग्रेसिव हैं? जो भी एग्रेसिव हो जाते हैं वो गलत है। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब को 7-8 मिनिस्टर उनकी कारकर्दगी के ऊपर बिल्कुल ब्रीफिंग, वो बहुत इसके ऊपर सीरियसली थिंक कर रहे हैं कि इनको तब्दील होना चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इसकी तब्दीली अब करते हैं मिनिस्टरों की तो ये अच्छी बात है। रद्दो बदल इन परफॉर्मेंस को चेक करते हुए माजी में भी जो लीडर आता था वो बोलता था, करते नहीं थे। और मैं समझता हूं अगर आज इमरान खान उन तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और उनको तब्दील कर रहे हैं तो ये ओके, सो तब्दीली ये थी डॉक्टर रमेश। थैंक यू। दूसरी नहीं, एक नहीं है, बहुत है, काफी तब्दीली आ रही है। चले, 2 बातें ठीक हो गई। एक तो वाडा साहब वाली बात ठीक हो गई, नौकरियों वाली, और तब्दीली की भी बात ठीक होती जा रही है। कौन कौन तब्दील होने जा रहा है अभी तक जो की बातें बता रहे हैं? तब्दीली है जो आज जिक्र कंटेनर पे हो रहा था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। हम देखेंगे और कहाँ तब्दीली आ रही है राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। सिर्फ 8 माह बाद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने सबसे काबिले इत्माद और अहम खिलाड़ी को तो हटा ही चुके हैं, मगर साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि अपनी टीम से बड़ी हद तक मायूस हैं वो। जो इतलात अभी तक आ रही हैं कि किसको रीशफल कर दिया गया है। आज जैसे कि हमने बताया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हमारे प्रोग्राम में आना था, मगर अब इतलात ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शायद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं रहे, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी जा रही है। उनकी जगह फिरदौस आशिक अवान साहिबा का नाम है कि उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उसका कोई तरीक़ाकार निकालेंगे कि किस तरीके से देंगे, मगर उनको दी जाएगी। हफीज़ शेख साहब को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान है। फिर साथ ही साथ एजाज शाह साहब को वज़ारत दाखिला, गुलाम सरवर खान को एविएशन की वज़ारत दिए जाने का इम्कान है, और शहरयार अफरीदी को वज़ीर सेफ्रॉन बनाए जाने का इम्कान है। सो
डॉक्टर साहब, हाउ डू यू लुक एट इट? फवाद चौधरी साहब जी, तो इमरान खान अपनी टीम से मायूस हैं और अवाम इमरान खान से मायूस हैं। एक इसमें अगर और तब्दीली कर देते जाते जाते। क्या तब्दीली? कि जिसने लगाया था सबको, उसकी जगह कोई बेहतर आदमी ले आते। किसको? आप प्राइम मिनिस्टर का? जी प्राइम, हद हो गई। मैंने आते ही मुकदमा आपके सामने रखा है। आप मुझे ये बताइए, खान साहब ने जो बातें की थी उसमें से कौन सी पूरी नहीं हो रही? देखिए आपने, उन्होंने कहा था कि मैं सबको, नहीं भाई एक मिनट बात तो कर लेने दो ना यार। उन्होंने आते ही कहा था कि मैं सबका एहतसाब करूंगा, कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा मैं सबको जेलों में डाल दूंगा, डाल तो दिया है। उन्होंने कहा था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, अभी तक तो गए नहीं है। उन्होंने कहा था मैं एमनेस्टी भी नहीं दूंगा, अभी तक नहीं दी है। जितनी बातें उन्होंने टैंक के ऊपर खड़े होकर यहां पे की थी, कंटेनर पे, अभी तक वो सारी बातें अपनी पे कायम है। तो फिर ये जिम्मेदार क्यों हैं लोग? खान साहब जब इतना यू टर्न लेते हैं तो मेरा भाई वो क्या फवाद चौधरी, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर, अगर उसने जरा कह दिया परसों कि कोई नहीं बदल रहा, तो फिर उस पर इतना आप इताब क्यों लेकर आ रहे हैं? जब खान साहब स्टिल नॉट कंफर्म्ड, ये सोर्सेस की खबर है, ना भी हो कंफर्म, ये ना फिर पहले की तरह वो नोटिस आ जाए। आप देखिए, हो सकता है हमारी बात सुन के ही हमारे दोस्त बच जाएं कुछ। राइट, सो वो खान साहब बोलें कि मुझे नहीं इतने यू टर्न लेने चाहिए, क्योंकि अपना खोखर साहब कह रहे हैं कि आप यू टर्न लेते हैं। खोखर साहब तो खुश है, उनके साथ ही तो हुकूमत में आए जा रहे हैं सारे। खोखर साहब ये तो आप लोग की हुकूमत साहब, फिरदौस आशिक कमान, ये तो आपकी हुकूमत आ गई। देखिए इससे साबित होता है कि हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग थे। पंजाब में भी आपके लोग हैं। और अब उन कॉम्पिटेंट लोगों में से, जिस तरह आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर की जगह आशिक साहिबा को वापस उसी जगह पे लेके आया जा रहा है। हफीज शेख साहब का आपने जिक्र किया। हफीज शेख साहब भी आपके थे, वो भी हमारे वजीर जो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के। अल्लाह करे कि उन्होंने, हमारे जिन दोस्त का मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने दोहरी शहरियत नहीं छोड़ ना दी हो, आज मारे जाएंगे अगर आपकी बात नहीं। ऑन अ सीरियस नोट, देखिए हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जो डिसीजन पहले गलत चुनाव की सूरत में किया गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज कौम ने भुगते, और अब जो डिसीजन करने जा रहे हैं बजट से एक महीने पहले, कल अब मार्केट्स किस तरह रिएक्ट करेंगी इसको? आज मार्केट्स आपकी गिरी, कल आपकी मार्केट्स गिरी है। 3000 अरब रुपया, 3 ट्रिलियन रुपीस आपकी मार्केट में इस वक्त स्टॉक में डूब चुके हैं, वाइप आउट हो गए। राइट, और वो तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर है। अब कल वो किस तरह रिएक्ट करेगी? देखिए, और मैं भी, अगर आपने सीरियस बात करनी है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊं, सीरियसली बढ़ाऊं, आप किस तरह लोगों के जो फियर्स हैं, जो एंग्जाइटीज हैं, जो अनसर्टनिटीज हैं, उनको एलिविएट कर रहे हैं? ये है तरीका। तो आप मुझे बताइए कि बजट की अभी तैयारी शुरू नहीं हुई, बजट से एक महीना पहले लोगों से इनपुट आनी शुरू हो जाती है, जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं वो अपनी इनपुट्स देते हैं। इस दफा कुछ नहीं हुआ। नतीजतन अब क्या होगा? जो नया वजीर आएगा, आप मुझे बताएं, वो किस विजन को एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि वो तो रहा ही नहीं है, और बहुत प्रेशर होगा, और बिलखसूस अगर मगर अगर हफीज शेख साहब आते, तो हफीज शेख साहब के जहन में तो वो पाकिस्तान है जो वो छोड़ के गए थे 10 साल पहले का। अब ये नए पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी तौर पे क्या सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर का क्या विजन है, अवाम किस बात पे चीखें मार रहे हैं, महंगाई पे मार रहे हैं, या नौकरियां ना होने पे मार रहे हैं, आधी रह गई वो जो तरक्की की शरह थी, वो तो उनको समझने में 20 दिन लग जाएंगे। नतीजतन ब्यूरोक्रेटिक एक आएगा बजट इस दफा, ब्यूरोक्रेसी बनाएगी, 3 सेक्रेटरी बैठेंगे एक मुंशी के साथ, और वो बनाएंगे बजट पाकिस्तान का, जिसके तहत अगला पाकिस्तान 1 साल चलेगा। अगर सिर्फ एक जुमला आपने कहा कि आप ही की सारी पार्टी के लोग एडजस्ट हो रहे हैं, वापस चेहरे बनते जा रहे हैं इस हुकूमत के, वजीर आजम भी शायद हमारी साबका पार्टी से आ जाए। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है बात। बट डॉक्टर रमेश, with a heavy heart, you look तो इनके, you got a good day to enjoy this, but with a heavy heart, डॉक्टर साहब, on a lighter note, with a heavy heart, डॉक्टर रमेश, इसमें आपका नाम तो नहीं है फिर भी अभी तक जो मेरे पास नाम आए हैं? हम भरपूर एहतजाज करते हैं इस चीज पे। नहीं, मैं तो देखो ना, हिंदू कम्युनिटी से हूँ, तो हिंदू कम्युनिटी तो पाकिस्तान के लिए वफादार है या नहीं है वो तो आपको पता होगा। नहीं, ऐसे हमारे तो भाई हैं आप, हिंदू कम्युनिटी हमारे, कि आप कैबिनेट में हो, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो पाकिस्तान की हिंदू बरादरी की, और आप मेरिट के ऊपर भी पूरा। हिंदू कम्युनिटी के होने के अलावा भी आप काफी काबिल इंसान हैं वैसे भी। सवाबदीद है। मैं हमेशा अपने जमीर के साथ जो सही बात है उसको सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। पहली चीज तो ये मजाक वाली बात नहीं है जो अभी खोखर साहब ने, मुझे खोखर साहब और मुसद्दिक दोनों मेरे भाई हैं। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है कि हम कहें कि मजाक तो आप कर रहे हैं कौम के साथ। नहीं,
ये अगर रीशफल हो रही है चीजें बेहतर है, मगर अब रीशफल के बाद राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए लगना चाहिए, उसके अंदर पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। ये मैंने अपना आज आर्टिकल में लिखा है, आज आपको मैंने जंग का भेजा था, कल ये दी न्यूज में भी आ रहा है कि 1 साल मेरा तहरीक इंसाफ में मुकम्मल हो गया है और कायदे-ए-आज़म ने भी पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए जो साथी थे उन साथियों किसी के साथ उन्होंने अक्लमंद बंदू की सिलेक्शन की। So you really think कि अक्लमंद बंदे आ रहे हैं? आपको कैसे लग रहा है ये रीशफल? फवाद चौधरी साहब की जगह फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इजाज शाह साहब आ जाएंगे, शरिया अफरीदी साहब की मिनिस्ट्री में। आपको पता है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि अब कम से कम मैं ये मिनिस्ट्री जैसे सेक्रेटरी होता है ना, मैं माजी में भी ये बात करता था मुशर्रफ से भी कि भाई आप जिस बंदे को जिस चीज के ऊपर लगाएं उसका एक इंटरव्यू होना चाहिए, उसको सर इंटरव्यू तो सबके किए थे खान साहब ने, इनको रखते हुए भी किए थे, बट यस चेंज लाए हैं, चेंज लाना उनका इस्तेहकाक है। एक जो बात हम सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करें, कुछ लोगों में ये भी तासुर है कि बड़ा बोल्ड स्टेप ले लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, कोई नहीं छोड़ता अपने टीम मेंबर्स को, वो डिलीवरी चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये स्टेप ले लिया। मेरा जाती ख्याल है बोल्ड डिसीजन जो है ना, एक मुस्तदक था, ये पॉजिटिव मूव है। प्राइम मिनिस्टर ने आज जो फैसले लिए, ये फैसले अगर 15 दिन पहले भी लिए जाते, क्योंकि जो इशू जिन नहीं, ये मूव जरा और ज्यादा बोल्ड हो जाती है अगर बजट से 5 दिन पहले कर लेते। 5 दिन पहले ठीक है डॉक्टर साहब, अगर उनको जवाब दे दीजिए। मैं मुसद्दिक साहब से मेरा ख्याल है कि ये मूव जो है ये बोल्ड नहीं है, ये मूव क्लीन बोल्ड है। मैं यकीनन आपको ये बता रहा हूं, ये अनरेवलिंग हो रही है। आप किस किस को हटाएंगे? मैंने आपको मुकदमा एक तो हो सकता है मैंने थोड़ा सा मजाहिया तरीके से पेश किया, लेकिन मेरा नॉन सीरियस मुकदमा नहीं था। जब लोगों के बजट घरों के 22 तारीख को ख़त्म हो जाएं और उनको झोली फैलानी पड़े लोगों से, हमसायों के पास से अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, जब 40,000 रुपए वाला जो बंदा है उसका घर का बिजली का बिल 10 या 12,000 आ जाए बिकॉज किसी टेक्नोक्रेट ने बैठ के गिनती की और उसने कहा कि जी इतना डेट है तो ये बढ़ा दें, गरीब आदमी की कमर तोड़ दें। जब आपने रोटी की कीमत महंगी कर दी, चावल की कीमत महंगी कर दी, पेट्रोल की कीमत महंगी कर दी, आपने लोगों का रहना, जिंदा रहना दो भर कर दिया, वो अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं, उसके बाद वो किसकी तरफ देखें? आप मुझे बताइए, ये क्या नॉन सीरियस बात है? वो किसी की तरफ देखिए। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि महंगाई 10% बढ़ गई, अपने मुंह से कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि शराय नमू जो है वो 6% से गिर के 3% पे आ गई। तो इनके बच्चों को ये जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जो क्लर्क है या कोई मजदूर है, उसके बच्चे को इस साल नौकरी कहां से मिलेगी? आपने अगर पीएचडीपी अपने मुंह से कहा कि मैंने 40% काट दिया है, यानी आपने खुद कहा कि मैं डेवलपमेंट नहीं करूंगा, तो आप मुझे बताएं कि लोगों के घर की दहलीज तक रोजगार कैसे पहुंचेगा? ठीक है, ये सीरियस बातें हैं। हमने थोड़ी सी नॉन सीरियस, देखिए मेरी मुझे बात अब मुकम्मल कर लेने दीजिए डॉक्टर साहब। मैं आप मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और आप भी इन बातों पे यकीन रखते हैं, आपको अभी भी इस टीम पे यकीन है, आप जरूर इसके साथ चलिए। हमारी भी ख्वाहिश ये है कि किसी हद तक ये टीम कामयाब हो ताकि लोगों के ऊपर, उनके ऊपर तो कहर ना टूटे। हमारी सियासी नहीं है सिर्फ ये गुफ्तगू, हम दुआ गो हैं कि ये कामयाब हो ताकि इन लोगों के बच्चे जो हैं वो स्कूल जा सकें। लेकिन आपने सेहत का बजट काट दिया वफाकी, आपने तालीम का बजट काट दिया वफाकी, आपने तरक्याती बजट काट दिया 40%, आपने सूबों को जो पैसे देते थे वो 30% काट दिया। आपने किया क्या? टैक्स आपसे इकट्ठा नहीं हो रहा। मुस्तफा साहब, ये जो एक और कयास सलाहियां जैसे होती हैं इस्लामाबाद में, ये भी कि सिस्टम को कहीं खतरा ना हो जाए या ये तासुर फैल जाए कि सभी नाकाम हो रहे हैं, क्या इसका कोई खतरा है? कैसे सब नाकाम हो रहे हैं? 3 से 6% तरक्की की शरह पे ये नाकामी थी। महंगाई की शरह 10% से नीचे आ गई 4% पे ये नाकामी थी। 6 महीने में जो हमने 5 साल में किया, इन्होंने 6 महीने में अनरेबल कर दिया। ये है नाकामी। देखिए, अफराद की नाकामी को आप निजाम की नाकामी नहीं समझ सकते। ठीक, वही अफराद होते हैं जो निजाम को और वजारतों को बेहतर तरीके से चला लेते हैं, और फिर कुछ इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं जिस तरह के हमें इन टीम में नजर आए जो नहीं चला सके। हमारे वक्त में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, और उन मुश्किलात का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि उस वक्त 2008 में पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, मेल्ट डाउन हो चुका था। फिर उसके बाद पाकिस्तान में 2 बड़े सैलाब आए।